16वीं सदी का हिंदुस्तान, दिल्ली में शहनशाह अकबर का दरबार, जहां सोने चांदी की खनक से दीवारें तो गूंजती रहती थीं। और इसी दिल्ली से सैकड़ों कोस दूर आज के बिहार के जमुई जिले के घने जंगलों के बीच एक छोटी सी गुमनाम राजपूत रियासत, नाम था इसका गिद्धौर। दिल्ली और गिद्धौर के बीच कोई वास्ता था नहीं, लेकिन फिर एक पत्थर ने दोनों के बीच की दूरी को पाट दिया। गिद्धौर की लोक कथाओं के अनुसार ये किस्सा गिद्धौर के राजा पूरनमल से जुड़ा है। हुआ ये कि दिल्ली से एक कवि गिद्धौर घूमने आए। वो राजा पूरनमल की दरिया दिली और मेहमान नवाजी से इतने खुश हुए कि उन्होंने राजा से इनाम में पारस मणि मांग ली। पारस मणि यानी वो पत्थर जो लोहे को छुए तो उसे सोना बना दे। राजा पूरनमल ने वचन दे दिया कि अगर उन्हें कभी पारस मणि मिलती है तो वो उस कवि को ही दे देंगे। कहानी कहती है कि कुछ समय बाद राजा पूरनमल को सच में जादुई पत्थर मिल गया और राजा ने वो बेशकीमती पत्थर वादे के मुताबिक उस कवि को तोहफे में भिजवाया भी। जब वो कवि बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा तो उसने राजा पूरनमल के वचन की कहानी सुनाई और सबूत के तौर पर उस पत्थर से एक शाही तलवार को सोना बनाकर दिखाया भी। लेकिन इससे पहले कि अकबर कुछ समझ पाते, कवि ने वो पत्थर यमुना नदी में फेंक दिया। बादशाह अकबर देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि गिद्धौर के पास पारस मणि का खजाना है और उन्होंने राजा पूरनमल को दिल्ली हाजिर होने का हुक्म दिया। लेकिन तब तक पूरनमल की मौत हो गई थी। बादशाह को लगा कि ये कोई चाल होगी। नतीजा क्या हुआ? पूरनमल के बेटे हरि सिंह को दिल्ली में बंधक बनाया गया। एक तरफ दिल्ली की सल्तनत की अकूत ताकत थी और दूसरी तरफ एक छोटी सी रियासत। इस टकराव का अंजाम क्या हुआ? क्या हरि सिंह दिल्ली की कैद से आज़ाद हो पाए और कैसे गिद्धौर ने मुगल सल्तनत के सामने अपनी पहचान को जिंदा रखा? आज कहानी इसी की। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे बिहार की गिद्धौर रियासत की कहानी। हर बड़ी रियासत की कहानी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। मुगलों और सुल्तानों के दौर से बहुत पहले बिहार का दक्षिणी हिस्सा घने जंगलों और ताकतवर कबीलों का इलाका था। मॉडर्न झारखंड की बात कर रहे हैं। इस जमीन पर किस्मत एक नए खानदान की कहानी लिखने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो तलवार की नोक से शुरू हुई। ये बात है 13वीं सदी की, यानी आज से लगभग 750 साल पहले की। हिंदुस्तान में सियासत बड़ी उथल पुथल से ग्रसित थी। पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार और फिर तुर्क हमलावरों की मार ने बड़े बड़े सूरमाओं को अपनी ज़मीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और इन्हीं में से एक थे आज के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित महोबा के चंदेल राजपूत। ये वही चंदेल थे जिन्होंने खजुराहो के शानदार मंदिर बनवाए। लेकिन अब वक्त बदल चुका था और उनकी ताकत बिखरने लगी थी। इसी बिखरे हुए चंदेल वंश की एक शाखा मध्य प्रदेश की बर्दी रियासत में राज करती थी। वहीं के राजा के छोटे भाई थे बीर बिक्रम शाह, एक राजकुमार जिसके पास अपनी कोई रियासत नहीं थी। बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मुंगेर के मुताबिक पारिवारिक कहानियां दावा करती हैं कि बीर बिक्रम शाह को भगवान शिव का बुलावा आया था, जिसने उन्हें पूरब की ओर एक नई किस्मत आजमाने का रास्ता दिखाया। बीर बिक्रम शाह अपनी छोटी सी टोली के साथ फिर निकले। उनका सफर आज के बिहार के दक्षिणी हिस्से में आकर रुका, जहां आदिवासी कबीले बसते थे। अब जिस इलाके को बीर बिक्रम ने चुना था वो दोसाध कबीले के अधिकार में था। उन्हीं के लोग बसते थे और दोसाधों के सरदार थे नागोरिया। नागोरिया और बीर बिक्रम शाह के बीच 1262 ईस्वी के आसपास एक निर्णायक लड़ाई हुई, जिसमें जीत बीर बिक्रम शाह को मिली। लड़ाई जीतने के बाद बीर बिक्रम शाह पास के एक तालाब पर गए और वहां उन्होंने खून से सनी अपनी तलवार को धोया और इस तालाब को गिद्धौर के लोग खड़वा पोखर यानी तलवार वाला तालाब के नाम से जानते हैं। इलाके पर जीत के बाद बीर बिक्रम शाह ने अपनी राजधानी आज के जमुई ज़िले में मौजूद खैरा कस्बे में बसाई, जहां आज भी पुराने पत्थर के किले के खंडर मिल जाते हैं। यहीं से उस गिद्धौर रियासत की कहानी शुरू होती है, जो अगले लगभग 700 सालों तक बिहार की सियासत का एक अहम हिस्सा बनी रही। राजा बीर बिक्रम शाह के बाद गिद्धौर पर कई शासकों का राज रहा, जिनमें एक थे रघुनाथ सिंह।
इन्होंने हुमायूं के साथ युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ दिया था। इनके पोते राजा पूरनमल अकबर के समकालीन थे। पूरनमल एक चतुर शासक थे। उन्होंने बादशाह अकबर की हुकूमत तो कबूल की, लेकिन उनकी असली सियासत बिहार की ज़मीन पर चलती थी, जहां सबसे बड़ा खतरा दिल्ली से नहीं था, आस पड़ोस से था। दिल्ली से तो बहुत दूर है। पूरनमल के सबसे बड़े दुश्मन थे खड़गपुर रियासत के राजा संग्राम सिंह। दोनों रियासतों में पुरानी अदावत थी। इतिहासकार ताहिर हुसैन अंसारी अपने किताब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जमींदार्स ऑफ बिहार में जिक्र करते हैं कि पूरनमल ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने मुगल सूबेदार शाहबाज खान से नज़दीकियां बढ़ाईं। अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करके उन्होंने मुगल फौज की मदद से खड़गपुर पर हमला भी किया और अपने दुश्मन संग्राम सिंह को जंगलों में भागने पर मजबूर कर दिया। इस जीत ने पूरनमल को इलाके का सबसे ताकतवर राजा बनाया। लेकिन अब सियासत बदलते तो देर लगती नहीं है। पूरनमल का एक पुराना सिपाही जो अब संग्राम सिंह से जा मिला, उसने शाहबाज खान को मारने की साजिश रची। धोखे से हमला किया, लेकिन गलती से शाहबाज खान की जगह कोई और मर गया। मुगल सूबेदार को शक हुआ कि इस साजिश के पीछे पूरनमल का हाथ हो सकता है और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और शाहबाज खान ने पूरनमल को कैद कर लिया। इसी उथल पुथल के बीच पारस मरने वाली वो मशहूर कहानी गढ़ दी गई जो हमने आपको शुरुआत में सुनाई। वो इस किस्से के इर्द गिर्द की बात है। अकबर ने पूरनमल के बड़े बेटे और रियासत के असली हकदार कुंवर हरि सिंह को दिल्ली में ही नज़रबंद कर लिया। फिर हरि सिंह की गैर मौजूदगी में उनके छोटे भाई बिशंबर सिंह ने गिद्धौर की गद्दी फिर संभाली और कई साल बाद जब हरि सिंह रिहा होकर लौटे तो रियासत पर दो भाइयों का दावा हो गया। आपस में लड़कर रियासत को कमज़ोर करने के बजाय दोनों ने समझौता किया। रियासत का बंटवारा हुआ। हरि सिंह गिद्धौर के मालिक हुए और बिशंबर सिंह को खैरा का इलाका मिला, जहां से उनकी एक अलग शाखा शुरू होती है। गिद्धौर रियासत का मुगलों से दूसरी बार पाला पड़ा साल 1657 में, 1657। दिल्ली में मुगल सल्तनत का सूरज डूब रहा था। तब शाहजहां बीमार थे और उनके चार बेटे थे जो तख्त के लिए एक दूसरे के ही खून के प्यासे थे। ऐसे वक्त में गिद्धौर जैसी छोटी रियासतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी सही पाला चुनना, कि गलत के पाले में बैठ गए और अगर वही हार जाता तो फिर जीतने वाला छोड़ेगा नहीं। एक गलत फैसला और रियासत का नामो निशान मिट सकता था। अब इस वक्त गिद्धौर की गद्दी पर थे राजा दूलन सिंह, जिन्हें मुगल दस्तावेजों में दाल सिंह भी कहा गया। वो बादशाह शाहजहां के वफादार थे और खुद शाहजहां ने 1651 में एक फरमान जारी कर उन्हें राजा का खिताब भी दिया था। जब तक की लड़ाई शुरू हो गई तो गिद्धौर की अहमियत अचानक बढ़ गई। दारा शिकोह और शाह शुजा दोनों ने राजा दूलन सिंह को मदद के लिए खत भेजा। शाह शुजा ने जो फरमान भेजा था वो 19 मार्च 1658 को पहुंचा और दारा शिकोह का जो खत था वो 14 अप्रैल 1658 को आया। अब राजा दूलन सिंह के सामने मुश्किल सवाल खड़ा हो गया कि साथ किसका दें। शाह शुजा बंगाल में होने की वजह से पड़ोस में था। औरंगजेब की ताकत का किसी को अंदाजा नहीं था और दारा शिकोह दिल्ली में बैठे बादशाह के चहेते थे। अंत में राजा दूलन सिंह ने दारा शिकोह का साथ देने का फैसला किया। राजनीतिक गुणाभाग के अलावा इस फैसले का एक और बड़ा कारण था। दारा शिकोह ने दूलन सिंह को ऑफर दिया था कि अगर दूलन सिंह साथ देते हैं तो उन्हें उनकी पड़ोसी और दुश्मन रियासत खड़गपुर की ज़मींदारी भी बख्शी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि खड़गपुर के राजा बहरोज ने शाह शुजा का साथ देने का फैसला कर लिया था। यानी मुगल सल्तनत की बड़ी लड़ाई में बिहार की रियासतों की छोटी छोटी आपसी दुश्मनियां भी मोहरा बनने लग गई। अब दिलचस्प बात यह है कि दारा शिकोह और शाह शुजा के वो खत आज भी गिद्धौर के राज परिवार के पास महफूज रखे हुए हैं और वहीं से ये एग्जैक्ट डेट्स आई हैं। बहरहाल मुगल गद्दी की लड़ाई में हम सब जानते हैं कि दारा शिकोह की हार हुई, शाह शुजा की भी हुई ही। इससे लेकिन गिद्धौर को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। शायद दिल्ली की गद्दी पर बैठे बादशाह से वफादारी निभाने के चलते गिद्धौर पर कोई बड़ी आफत न आई हो। ये एक कारण बताया जाता है कि हमेशा वफादार रहें तो बख्शो। मुगलों का दौर इसी तरह बीता और बीतने के बाद आया अंग्रेजी हुकूमत का दौर। इस दौर में भी गिद्धौर को खुद को कायम रखना था। साल आया 1764। आज के बिहार में स्थित बक्सर के मैदान में हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला होना था। एक तरफ बंगाल के नवाब
मीर कासिम की फौज थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की ताकतवर फौज। गिद्धौर के तत्कालीन राजा राजा अमर सिंह ने परंपरा और पुरानी वफादारी का साथ दिया और बंगाल के नवाब के समर्थन में ही लड़ाई में उतरे। अब ये एक ऐसा दांव था जो पूरी तरह गलत साबित हुआ। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हार मिल गई और इस हार की सजा गिद्धौर को भी भुगतनी पड़ी। अंग्रेजों ने रियासत का एक बड़ा हिस्सा जब्त किया। इस जब्त की हुई जमीन को अंग्रेजों ने घाट वाली जागीरों में बांट दिया। एक ऐसा सिस्टम था जिसमें स्थानीय सरदारों को टैक्स फ्री जमीन के बदले इलाके के पहाड़ी रास्ते ने घाटों की सुरक्षा और पुलिसिंग की जिम्मेदारी दी जाती थी। टैक्स फ्री जमीन का मतलब उस जमीन पर एक फिक्स रेट से जो टैक्स है वो आपको देना नहीं है। बदले में जो एरिया आपको बख्शा जा रहा है उसमें लॉ एंड ऑर्डर के आप इंचार्ज हैं और जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, पहाड़ी रास्ते जो घाट कहलाते हैं, उनको आपको सुचारू रखना है। वक्त का पहिया घूमता है। लगभग 100 साल बीते और 1857 में हिंदुस्तान की धरती एक बार फिर लाल होती है। इस बार बगावत अंग्रेजों के खिलाफ हुई। कई राजे रजवाड़े इस बगावत में शामिल भी हुए। ऐसे में गिद्धौर के महाराजा जयमंगल सिंह ने एक अलग रास्ता चुना। इस बार उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई जो उनके पुरखों ने बक्सर में की थी। जयमंगल सिंह ने 1857 के गदर के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया। इससे पहले 1855 के संथाल विद्रोह को कुचलने में भी उन्होंने अंग्रेजों की ही मदद की। लिहाजा अंग्रेज हुकूमत से उन्हें कई सम्मान मिलते गए। 1856 में उन्हें औपचारिक तौर पर राजा का खिताब भी दे दिया गया। 1861 में उन्हें 3000 रुपये सालाना की एक कर मुक्त जागीर इनाम में दी गई। 1865 में उन्हें महाराज की उपाधि भी मिल गई। इसके 4 साल बाद यानी 1865 में उन्हें महाराजा की उपाधि से भी नवाज लिया गया और 1877 में महाराजा बहादुर का खिताब उनके परिवार के लिए वंशानुगत कर दिया गया, यानी कि आपके वंश में अब ये चलेगा, आपके बेटे आपके पोते को मिलता रहेगा। यहां से कहानी में हम 20वीं सदी की शुरुआत तक पहुंचते हैं। हिंदुस्तान पर ब्रिटिश हुकूमत का सूरज पीक पर था। तलवार और बगावत का दौर पुरानी बात हो गया था। तो गिद्धौर के महाराजा सर रावणेश्वर प्रसाद सिंह, उन्होंने इस बात को समझ लिया। पढ़े लिखे भी थे, बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके थे। उन्होंने गिद्धौर में कई निर्माण फिर करवाए, एक पक्का बाजार बनवाया, हाई स्कूल की नींव रखी और आम लोगों के लिए एक खैराती दवाखाना भी खुलवाया। लेकिन उनके दौर की सबसे बड़ी पहचान बनी एक शानदार इमारत जिसे आज भी गिद्धौर का दिल आप कह सकते हैं, और इसे कहा जाता है मिंटो टार। साल था 1909। हिंदुस्तान के वायसरॉय लॉर्ड मिंटो गिद्धौर के दौरे पर आने वाले थे और इसी दौरे की याद में महाराजा रावणेश्वर ने एक भव्य क्लॉक टार और गेटवे बनवाया जिसका नाम मिंटो टार रखा गया। गिद्धौर के जमींदारों ने अंग्रेज़ों की तरह स्कूल और अस्पताल बनवाए, लेकिन उनके चर्चे अपने राजसी शौकों के लिए भी हुए। एक किस्सा 1932 के आसपास का है। उन दिनों गिद्धौर के लछुआड़ के जंगलों में एक अफवाह फैली हुई थी कि एक विशाल बाघ है जो 10 फुट लंबा है। अब ये कोई मामूली जानवर तो होगा नहीं। सफ़ेद बाघ उस ज़माने में एक किंवदंती की तरह था जिसे देखना भी नसीब होता नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं था। अब बाघ भी सफ़ेद है, यूनिक है और 10 फीट लंबा भी है। तब गिद्धौर के महाराज थे चंद्रमौलेश्वर प्रसाद सिंह, शिकार के शौकीन थे। जब उन्होंने इस बाघ के बारे में सुना तो उन्होंने ठान लिया कि वही इसका शिकार करेंगे। प्रभात खबर में छपे एक लेख के अनुसार महाराज ने इस खतरनाक जानवर का अकेले सामना किया और उसे मार भी डाला। अब ये एक असाधारण कारनामा था और वो ऐसा करने वाले पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तीसरे इंसान कहे गए। उनकी दिलेरी का वो सबूत आज भी बताया जाता है, जिंदा है। उस सफ़ेद बाघ की ही खाल को कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में रखा गया है। 10 फीट लंबे बाघ को अकेले मारना वैसे सुनने में अति लग सकता है, लेकिन राजाओं के इर्द गिर्द इस तरह की कहानियाँ गढ़ देना आम था, आम है। शिकार स्पेशली बिग कैट्स का अकेले नहीं किया जाता था। खैर, वक्त किसी के लिए रुकता तो नहीं है, ना बादशाहों के लिए ना महाराजाओं के लिए। साल 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और राजे रजवाड़ों का दौर ख़त्म होने लगा। 1952 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत गिद्धौर की 700 साल पुरानी रियासत भी आधिकारिक तौर पर ख़त्म हो गई। वो किले, वो जागीरें, वो महाराजा बहादुर के खिताब सब अब इतिहास का हिस्सा थे। तो क्या गिद्धौर की कहानी यहीं ख़त्म हुई? नहीं, कहानी ने एक नया मोड़ लिया। बस रियासत के आखिरी महाराजा प्रताप सिंह लोकतांत्रिक राजनीति में उतरे, चुनाव जीतकर भारत की संसद में सांसद भी हुए, MP हुए। रियासत का नेचर चेंज हुआ तो सियासत का नेचर भी चेंज हुआ।
परिवार से दिग्विजय सिंह राजनीति में आए और भारत सरकार में बांका लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री के पद तक वो पहुंचे। उनके बाद उनकी पत्नी पुतुल कुमारी भी सांसद हुई और आज यानी जुलाई 2025 में जब अलिफ लैला का ये एपिसोड अयान शूट कर रहे हैं, उसी खानदान की नई पीढ़ी श्रेयसी सिंह जमुई से विधायक हैं। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं है। श्रेयसी सिंह एक विश्व स्तरीय शूटर हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है। कहानी शुरू हुई थी एक तलवार से, ख़त्म हुई बंदूक पर। जंग के मैदान से खेल के मैदान तक की ये कहानी आपके लिए कमल ने लिखी थी, अयान ने रिकॉर्ड की। कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप खबर गाँव को देखते रहिए।